subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anti-asthmatic drugs and their pharmacology। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी अस्मेटिक ड्रग्स के बारे में, अस्थमा के बारे में और उनमें यूज़ होने वाले मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये जो टॉपिक है आपके बी फार्म 6 सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन see the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So asthma. So basically asthma is a chronic inflammatory respiratory disease. तो कहीं ना कहीं आपको जो अस्थमा है वो आपके रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। बात करें हम अस्थमा के टॉपिक को, तो इसके पैथोफिजियोलॉजी का जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में हम ऐड कर दिए हैं। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको डिटेल फार्माकोलॉजी जो है ईजी समझने में ईजी होगा या समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करें हम लोग अस्थमा की, तो अस्थमा है क्या। सो बेसिकली अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच योर ब्रोंकस इज द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, मीन्स basically it is characterized by the hyper responsiveness of the tracheobronchial tree to the stimuli, to variety of the stimuli, and resulting in the bronchospasm, bronchoconstriction, excessive mucus secretion, mucus plugging and the mucus edema। तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैं, आपकी इम्यूजेनिक रिस्पॉन्स हैं, जिससे जो आपका ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, आपका ट्रेकिया है और ब्रोंकस का जो मसल्स हैं, इस मसल्स हैं, वो आपके कुछ एलर्जन से, कुछ स्टिमुलाई के अगेंस्ट में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाते हैं। और ये रिवर्सिबल हो सकता है, जब आपके जो स्टिमुलाई हैं वो नहीं होगा तो आपका अस्थमा जो है वापस रिस्टोर हो सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपका ब्रोंकोस्पाज्म भी होगा, ठीक है, जैसे ही एलर्जी आएगी और जैसे ही एलर्जेंस नहीं रहेंगे तो वो आपके ब्रोंकोस्पाज्म में वापस टलेट हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ों पे, कुछ जगह पे सीरियस भी हो सकते हैं, क्रोनिक वे पे। अगर उस बहुत ही सीवियर है उसको हम बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पैथोफिजियोलॉजी में समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली बात करें हम अस्थमा की, तो अस्थमा को बेसिकली दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एक्सटेंसिक अस्थमा, जिसको हम एलर्जिक टाइप अस्थमा भी बोलते हैं या एटोपिक टाइप अस्थमा भी बोलते हैं। एक है आपका इंट्रिंसिक या नॉन एलर्जिक टाइप अस्थमा। मतलब क्या है कि जनरली जो कॉमन वे पे है, जो बचपन से होता है, वो एक तरीके से एलर्जिक टाइप अस्थमा है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में बचपन से ही कुछ एलर्जेंस के अगेंस्ट में, कुछ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है और उसके अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करता है, खासकर आपका ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, और उसके थ्रू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू वो ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है। तो ये जो है बेसिकली एलर्जी टाइप अस्थमा होते हैं। एक होता है नॉन एलर्जिक, जो कि एडल्ट में हो सकता है। कुछ लोग हेवी स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग डस्टी एरिया पे रहते हैं, कुछ लोगों को ठंड में या कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है। तो ये बाद में जो है कुछ धीरे डेवलप होते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप होगा और आपको एक तरीके से अस्थमा हो सकता है। पर ये जो उतना सीवियर नहीं होता है। ये बेसिकली आपके जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोकोकल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनके थ्रू भी ये हो सकता है। लेकिन जो एलर्जी टाइप अस्थमा है वो बहुत ही कॉमन है और उसको ही हम बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा किस तरीके से होता है। तो बेसिकली अस्थमा के जाहिर सी बात है कि आपके कुछ एलर्जेंस होंगे जिसके थ्रू आपको एलर्जी होगी और अस्थमा होगा, ठीक है। तो कुछ एलर्जेंस जो हैं आपकी बॉडी में इंटर करेंगे अगर बचपन से या बाद में, तो उस एलर्जेंस जो हैं आपकी जो बॉडी में डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जो आपके हर टिश्यूज़ में होते हैं, खासकर आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उसमें भी होते हैं, आपके लंग्स में भी होते हैं, उनसे बाइंड अप करके फिर ये आपके हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। बात करें हम हेल्पर टी सेल्स की, तो हेल्पर टी सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है TH1, एक होता है TH2। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं TH2 सेल्स की, ठीक है। ये आपको हम CD4 टी सेल्स भी बोलते हैं, हेल्पर टी सेल्स, जो कि TH2 वाला होगा। TH1 वाला जो है इसको सप्रेस करता है, तो TH1 यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये छोटे पॉइंट्स जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फिर जब ये टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करेंगे हमारे बॉडी के अंदर में। इंटरल्यूकिन्स 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें से कुछ मेन हैं। जैसे कि बात करें हम लोग इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। ये इंटरल्यूकिन जो है आपके प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपका एंटीबॉडीज़ बनता है, खासकर आपका IgE। और ये एक तरीके से आपके मास सेल्स के थ्रू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। और ये जो पाथवे है वो आपको एक तरीके से इमीडिएट फेज़ है, ये आपके एक्यूट फेज़ है, तुरंत का है, ये आपको डिले फेज़ नहीं है या लेट फेज़ नहीं है। लेट फेज़ में क्या होता है, आपके जो यही इंटरल्यूकिन्स जो खासकर IL-5
वो आपके जो मैक्रोफेजेस हैं या फिर ईओसिनोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं और उनसे फिर जो साइटोकाइंस हैं या सिस्टिनाइल लिकोट्राइंस हैं उनको रिलीज़ कराते हैं। वो फिर बाद में आपको डिलेड अस्थमेटिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आपके 2 फेज़ होते हैं, इमीडिएट फेज़ और लेट फेज़। इसके बारे में आप पढ़ी है। इसके लिए बुक की बात करें तो आपका रेंगेंडेल बहुत ही अच्छी बुक है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। रेंगेंडेल जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही एक स्टोरी लाइन पे वो उसने पूरा डिस्क्राइब किया गया है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे पढ़ने में, बहुत ही ईजी वे पे और कॉन्सेप्चुअल उसमें दिया गया है। तो आप इस टॉपिक के लिए खासकर अगर आप जीपेट के स्टूडेंट हैं, जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, तो रेंगेंडेल जरूर पढ़िए। इस टॉपिक को लेकर खासकर बहुत ही ईजी वे में और आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड दिया गया है। ठीक, अब जैसे ही ये जो आपका केमिकल मेडिएटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका साइटोकाइनिन्स हैं, आपके सिस्टिनाइल लिकोट्राइंस हैं, आपके फिर ये जो IgE है, ये IgE बेसिकली आपके जो मास सेल्स में जो IgE रिसेप्टर्स होते हैं उस पर जाके बाइंड अप करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा और करेगा मास सेल डीग्रेनुलेशन। मीन्स मास सेल्स में जो भी ग्रेन्यूल्स होंगे, जो भी वेसिकल्स में स्टोर केमिकल मेडिएटर्स होंगे उनको रिलीज़ कराएगा। और वो जो मेडिएटर्स होते हैं वो होते हैं आपके हिस्टामिन, लिकोट्राइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और ये जो मेडिएटर्स हैं कहीं ना कहीं फिर अस्थमेटिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही आपके अस्थमेटिक रिस्पॉन्स कराएंगे, मीन्स आपके ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराएंगे, ब्रोंको स्पास्म कराएंगे, म्यूकस सिक्रेशन कराएंगे, म्यूकस इडिमा कराएंगे। और ये क्रोनिक वे पे जो है एक तरह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि इन्फ्लामेशन को भी इनिशिएट करता है। तो आपके बॉडी के अंदर में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, आपका जो म्यूकस है वो इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी आपके म्यूकस सेल्स के। तो ये सब जो हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं आपके अस्थमा के, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अस्थमा की, तो इसमें जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की, तो एक चैप्टर आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वो है आपका इकोसिनाइड्स। जो आपके इकोसिनाइड्स हैं, जैसे कि बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हो, प्रोस्टासाइक्लिन्स की हो, लिकोट्राइंस की हो, तो उनके जो पाथवे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इसमें देखा गया है कि देखे होगे आपने कि जो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम है वो कहीं ना कहीं जो फास्फोलिपिड से उससे आपका एराचोनिक एसिड बनाता है, फिर इसे कॉक्स पाथवे के थ्रू आपके जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, साइक्लिन्स हैं और थ्रोम्बोक्सिन हैं वो बनते हैं। और जो लॉक्स पाथवे है 5-लॉक्स लिपोऑक्सीजनेस एंजाइम के थ्रू बनता है लिकोट्राइंस। खासकर सिस्टिनाइल लिकोट्राइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपके लिकोट्राइन BLT-B4 भी बनता है जो कि कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन जो पाथवे हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इन्हेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो बात करें इन थेरेपी की, तो या तो हम आपके जो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ब्रोंकस को डायलेट कर सकते हैं, या फिर जो भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर में उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो 2 थेरेपी इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, एक है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी, ठीक है, जो हम बात करेंगे ड्रग्स में। तो अभी होता कैसे हैं, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आपका जो ब्रोंकल ट्री है, आपका ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, उसमें बेसिकली क्या होते हैं स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ रिलैक्सिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक होता है आपके रिसेप्टर्स होता है GQPCR, आपके सेल्स में होते हैं GQPCR और होते हैं GSPCR। तो GQPCR बेसिकली आपके मसल्स के, खासकर स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि GSPCR उसी कॉन्ट्रैक्शन का इनिबिटर है, कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करता है। क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स की। तो देखा गया कि बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं आपके मसल्स में, खासकर ब्रोंकस स्मूथ मसल्स में। उनमें से एक हैं आपके M3 रिसेप्टर्स, जो कि मस्करेनिक टाइप 3 रिसेप्टर्स है, जो कि कोलिनर्जिक ड्रग का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट में, B.Pharm 4th सेमेस्टर में। एक होता है आपका LT रिसेप्टर्स, जो कि लिकोट्राइन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एक होता है H1 रिसेप्टर्स, जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं। एक होता है PGD2 रिसेप्टर्स, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स हैं। एक होता है इंडोथेलिन 1 रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं M3, LT, H1, PGD2 और ET1, ये सभी के सभी GQPCR हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके PLC को एक्टिवेट करते हैं, फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करते हैं, जिससे जो है आपका PIP2 आपके इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट जो है एक तरीके से इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट्स होते हैं और DAG में कन्वर्ट्स होते हैं। ये जो IP3 DAG पाथवे है कहीं ना कहीं कैल्शियम को इंड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली मायोसिन लाइट चेन काइनेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आपके बहुत सारे और पाथवे हैं, आपने GQPCRs में पढ़ा होगा डिटेल में, किस तरीके से ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, क्या उनके बेसिक रोल्स हैं। जबकि अपोजिट
आपके जो GSPCR हैं, GSPCR में खास कर आते हैं ड्रग, आपका जो ड्रग है या रिसेप्टर्स हैं वो है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 क्या है आपका, जो आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा, तो खास कर ये सिम्पैथोमाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो आपके ब्रोंकल ट्री में होते हैं, खासकर आपके एलुलर रीजन्स पे, स्मॉल ट्रीज में होते हैं, और लार्ज पे होते हैं आपके क्या M3 रिसेप्टर्स। ये आपके M3 हैं, ये आपके बीटा 2 हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये साइक्लिक MP को इन्हेंस करेगा। साइक्लिक MP इन्हेंस होगा तो क्या होगा, आपका ये जो साइक्लिक MP है इस मायोसिन लाइट चेन काइनेज का इनहिबिटर है। ठीक है, अब ये इनहिबिट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाएगा, तो अल्टीमेटली मायोसिन लाइट चेन काइनेज के इनहिबिशन होने से आपका जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और अपोजिट रिलैक्स होगा। तो एक तरीके से ये जो पार्ट है GSPCR वो ब्रोंको डायलेट करते हैं, जबकि ये जो रिसेप्टर्स हैं आपके ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए ड्रग थेरेपी की बात करें तो या तो हम ब्रोंको डायलेटर यूज़ कर सकते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, या फिर इनकी जितनी ब्लॉकर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के जो ब्लॉकर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे ऐसे ब्रोंको डायलेटर के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं, इनको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, आपको रिलैक्सेंट इफेक्ट मिलेगा। तो ये सब समझने के बाद आपको ड्रग ईजिली याद हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अस्थमा। अब आते हैं हम ड्रग के बारे में। ड्रग में बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि 2 ड्रग मेनली यूज़ कर सकते हैं, एक है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि ये सारे जो हैं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हैं, एक है आपका ब्रोंकोडायलेटर जो कि इस ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करेगा। बात करें अस्थमा की तो आपका जो इसमें क्या बेसिक क्या फीचर्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्ट इन ब्रीथ, वीजिंग, विस्लिंग, वीजिंग बहुत ही कॉमन आपका सिम्टम्स है। ठीक है, तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स को शुरू करने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, मिल्ड सीवियर, आपका मॉडरेट, तो उन कंडीशंस के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस वीडियो भी ऑलरेडी हमने बन चुका है, हम इस वीडियो के बाद उसको ऐड कर देंगे प्लेलिस्ट में, ताकि उसको भी आप देखिए और किस स्टेटस पे, किस स्टेट पे हम कौन सा ड्रग प्रेफर करेंगे वो आपको इजी मिल जाएगा। जो पहला है, नॉर्मली अगर मिल्ड कंडीशन पे हैं तो उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं आपका बीटा 2 एगोनिस्ट, मीन्स बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो कि आपके इस पाथवे के थ्रू काम करता है, जिससे आपका मसल्स जो हैं रिलैक्स होगा और ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से आपका आते हैं सॉल्बिटामॉल, अल्बिट्रॉल, टर्बिटालिन, आपका बाम्बिट्रॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल। ठीक है, तो ये आपके कुछ साल्बिटामॉल, टर्बिटालिन वगैरह जो हैं वो शॉर्ट एक्टिंग है, और ये जो आपका साल्मेट्रॉल वगैरह, फॉर्मेट्रॉल वगैरह ये लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये जो ड्रग हैं वो बेसिकली इनहेल्ड ड्रग हैं, मीन्स इसको हम आपके जो अस्थमेटिक पंप आते हैं, अस्थमा के लिए जो पंप आता है उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अगर इनिशियल केस में अगर वो बहुत ही कम सीवियर नहीं हुआ है, बहुत ही माइल्ड कंडीशन पे है, तो उसमें हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, खासकर साल्बिटामॉल, टर्बिटालिन, अल्बिट्रॉल वगैरह। तो उसमें अगर ठीक नहीं होता है तब उसमें हम कुछ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, उसको हम एडॉप्ट करते हैं। तभी रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो हम इसके बजाय में लॉन्ग एक्टिंग जो आपके बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, आपके सॉल्मेट्रॉल वगैरह, वो हम यूज़ करते हैं। तो ये सब डिटेल जो है आप KD त्रिपाठी से या फिर आपके जो रिंग इंडियल से पढ़ सकते हैं इजीली, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक, तो वो हम उसमें ऐड करते हैं, फिर जो ड्रग जो थेरेपी है वो बढ़ाते जाते हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। ठीक, तो ये है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट। सेकेंड है आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मतलब ऐसे ड्रग जो कि कोलिनर्जिक इफेक्ट को या पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट को कम करता है। और आपके जो ब्रोंकियल ट्री में जो सेकेंड मेजर रिसेप्टर्स हैं वो है आपका M3 रिसेप्टर्स भी आपके GQPCR के थ्रू काम करता है, जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करके उसके पाथवे को इन्हेंस करके कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है। तो इसलिए हम इसका करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मतलब इसका ब्लॉकर यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। उनमें से जो ड्रग है वो है आपका एप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के डेट में मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो आपका बीटा 2 एगोनिस्ट और आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 2 ही यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको सीवियर हो गया, स्टेटस अस्थमेटिक्स हो गया, तो उस केस में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको फिर ऑक्सीजन साथ लगाए रहेंगे और फिर उसके अलावा आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, एटाडोगेनिस्ट वगैरह देते रहेंगे। तो वो अलग चीज़ें हैं, थेरेपी अलग चीज़ें हैं। ठीक, अब है नेक्स्ट है आपका मिथाइल जेंथिन जो है जेंथिन डेरिवेटिव्स हैं, खासकर जैसे कि बात करें कैफीन की हो, थियोफाइलिन की हो, एमिनोफाइलिन्स की हो, ये आपके जेंथिन डेरिवेटिव्स हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे एक्शन शो करते हैं, जैसे कि बात करें ब्रोंकोडायलेटर की हो, या बात करें सीएनएस स्टिमुलेंट की हो, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की हो, ठीक है, या कार्डियक स्टिमुलेंट की हो, तो ये सभी चीज़ें करती हैं। इनका जो मेन रोल क्या होता है,
आपने देखा होगा साइक्लिक एमपी बनेगा, तो कहीं ना कहीं साइक्लिक एमपी भी आपके मेटाबलाइज्ड होंगे। उसके लिए एंजाइम होता है आपका फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम। आपने नाम सुना होगा, आपने जो पढ़ा होगा फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर के बारे में आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के वाले क्लास में, मतलब सीचेप वाले क्लास में, तो आपको याद होगा कि फास्फोडाइस्ट्रेस कुछ एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो हैं आपके साइक्लिक एमपी को मेटाबलाइज्ड करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इनहिबिट कर दें तो साइक्लिक एमपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको इनहिबिट करेगा और अल्टीमेटली रिलैक्सेंट इफेक्ट मिलेगा, है ना, क्योंकि इस पाथवे के थ्रू जो है आपको रिलैक्सेंट इफेक्ट मिल रहा है। तो इसको हम इनहिबिट कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम की बहुत सारे आइसोटाइप्स हैं। फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम के 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जब बात करें हम लोग, आपके वेसल्स में फास्फोडाइस्ट्रेस 3 होता है। ठीक है, जो आपके स्मॉल आर्टरीज में फास्फोडाइस्ट्रेस 5 होता है, जो साइक्लिक जीएमपी को मेटाबोलाइट करता है। एक होता है फास्फोडाइस्ट्रेस 4। फास्फोडाइस्ट्रेस 4 जो है बेसिकली आपके इम्यून सेल्स में या इन्फ्लामेटरी सेल्स में होते हैं। इन इन्फ्लामेटरी और इम्यून सेल्स में होते हैं जो कि एक तरीके से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फास्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर यूज़ करें, ठीक है, तो जेंथिन तो तो हैं ही, आपके जो मिथाइल जेंथिन है, थियोफाइलिन है, आपके इम्यूनोफाइलिन है, वो तो हैं ही। उसके अलावा अगर रोफ्लुमिनास्ट शायद ड्रग का नाम है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ड्रग का नाम है रोफ्लुमिलास्ट। ये एक तरीके से सिलेक्टिव फास्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर है जो कि हम आपके सीओपीडी में, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। हम आगे बात करेंगे जब बढ़ेंगे ड्रग फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके हो गए ब्रोंकियोडायलेटर्स, जितने भी हैं ये ब्रोंकियस को डायलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो है ये होता क्यों है, ये होता है आपके इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उसमें मेनली है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब बोलोगे सर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो आपके एनएसआईडीज भी हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। लेकिन एनएसआईडीज का काम क्या है, एनएसआईडीज जो है कॉक्स को इनहिबिट करता है, वो केवल प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाथवे को इनहिबिट करेगा। अगर कॉक्स इनहिबिट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आपके इकोसोनेट्स पाथवे पे, सिंथेसिस पाथवे पे, कि आपके कॉक्स और लॉक्स 2 पाथवे हैं। कॉक्स आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, लॉक्स आपके बनाते हैं लाइकोट्राइन्स। अगर हम गलती से कॉक्स को ब्लॉक कर दिए तो लॉक्स पाथवे बढ़ जाएगा, और लॉक्स बढ़ेगा तो लिकोट्राइन्स बढ़ेंगे, जो कि खासकर 69 लिकोट्राइन्स हैं, LTC4, D4, E4। B4 अलग है, वो आपके नॉन 69 लिकोट्राइन्स हैं जो कि कीमोटैक्सिस के लिए इन्वॉल्व होता है, वो भी अस्थमा कॉज करता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, आपको अस्थमा के अटैक और हो सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को जो कि एस्प्रिन से एलर्जी होती है और उससे उनको अस्थमा हो सकता है, उनको बोलते हैं एस्प्रिन सेंसिटिव अस्थमेटिक अटैक। इसलिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात करेंगे अस्थमा के केस में, तो केवल हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं आपके फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा, उससे पूरे पाथवे, दोनों पाथवे, ठीक है, चाहे कॉक्स हो लॉक्स हो, दोनों इनहिबिट हो जाएंगे अपने आप। उसके अलावा जो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स जो पाथवे हैं आपके, इन जो इंटरल्यूकिन्स हैं इनको ये इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट होंगे तो जो भी केमिकल मेडिएटर्स हैं जो कि ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वही नहीं बनेंगे, वही रिलीज नहीं होंगे, और आपको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा या कम आएगा। ठीक है, तो ड्रग की बात करें उसमें है सिस्टमिक और इनहेल्ड। सिस्टमिक मतलब जिसको हम सिस्टमिक रूट से दें, वो है आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। एक है आपका इनहेल्ड जिसमें आपके बेक्लोमिथासोन, फ्लूटिकासोन, ब्यूटेसोनाइड्स वगैरह ड्रग आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि मेन ड्रग हैं। अब आते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आपका लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स, मीन्स जो कि लिकोट्राइन्स के इफेक्ट को कम करता है, उसको बोलते हैं लिकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। उनमें 2 मेन हैं, एक है आपका LTR रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। हमने कहा था कि आपका LTR रिसेप्टर्स क्या है, GQPCR है जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसलिए हम क्या ड्रग लेंगे, LTR एंटागोनिस्ट ब्लॉकर। द ड्रग्स आर मोन्टेल्यूकास्ट एंड जेफिल्यूकास्ट। ये बहुत ही अच्छा ड्रग है। आप मोन्टेल्यूकास्ट और लियोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। आप इसके लिए इसको यूज़ भी करते हैं। ठंड के दिनों में जब आपको खांसी आता है, कफ आता है, तो उसमें आपको जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ड्रग है। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं मोन्टेल्यूकास्ट, जेफिल्यूकास्ट। नेक्स्ट है आपका 5 लॉक्स इनहिबिटर। ठीक है, ये तो आपके रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट हैं। 5 लॉक्स जो हैं 5
लिपोऑक्सीजनेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, उससे जो आपका लिकोट्राइंस जो हैं वो फॉर्मेशन कम होगा अल्टीमेटली और आपको इफेक्ट मिलेगा। उनमें से ड्रग है आपका जील्यूटोन और मेक्लोफेनामेट सोडियम, तो ये आपके ड्रग हैं 5-LOX इनहिबिटर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मतलब ये मास्ट सेल्स को एक तरीके से इनएक्टिव कर देंगे जिससे जो केमिकल मीडिएटर्स हैं आपके हिस्टामिन, लिकोट्राइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो रिलीज नहीं होंगे, उसको बोलते हैं मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर, जो अल्टीमेटली जो सोडियम चैनल्स हैं उसको ब्लॉक कर देंगे। एक तरीके से वो एनेस्थीसिया का काम करता है। वो है आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटी IgE एंटीबॉडीज़। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिस्पॉन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ या फिर एंटी IgE के थ्रू होता है। IgE ही एक तरीके से आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और अस्थमा कॉज करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, इसको न्यूट्रलाइज कर दें, जो कि आपका क्या है, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। ड्रग का नाम है ओमालीजुमाब। ठीक है, जितने भी आप माब हैं वो क्या होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये IgE को सप्रेस कर देगा और आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट कर देगा और अल्टीमेटली आपको अस्मेटिक रिस्पॉन्स जो है, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस सीक्रेशन, आपके म्यूकस इडिमा, आपके म्यूकस इन्फ्लामेशन, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, जैसे कि बात करें हम लोग हिस्टामिन की, तो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर मीन्स एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं मतलब कॉमन वे पे, जैसे कि लियोसिट्राजिन है या थर्ड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स हैं। उसके अलावा इंडोथेलिन 1 रिसेप्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम PGD2 रिसेप्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनका बेसिकली रिसर्च पे काम चल रहा है। H1 ब्लॉकर तो हम एक तरीके से एडजॉइंट थेरेपी में मतलब कॉम्बिनेशन में देते ही हैं। ठीक है, PGD2 या DT1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं हम ड्रग देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, इनके पाथवेज को पढ़ोगे, किस पाथवेज से थ्रू आपका स्पाज्म हो रहा है और उसको हम ब्लॉक करके ठीक कर सकते हैं, तो ये ड्रग के नाम आपको इजीली याद होंगे। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स and their pathways. And if you want to note this lecture, please take a screenshot, and in my upcoming class I will discuss the pharmacology of the individual drugs. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.